नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, धृत्वा इत्यत्र कः प्रत्यय प्रयुक्त? धृत्वा इत्यत्र कः प्रत्यय प्रयुक्त? अब बताइए धृत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसमें आपका अक्त प्रत्यय तो नहीं होगा, सानस प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि आन मान में जो है सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे है आपका अक्तवत प्रत्यय, इसमें भी नहीं होगा। अक्त्वा प्रत्यय में आपका जो है धृत्वा शब्द में जो है अक्त्वा प्रत्यय लगकर जो है धृ शब्द में, क्लियर, धृ धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगकर धृत्वा बन गया। क्लियर, ये आपका धृत्वा बन जाएगा क्योंकि धृ धातु है, ठीक ना, ये धृ धातु है और त्वा प्रत्यय लगेगा तो ये शब्द पूरा कंप्लीट बनेगा धृत्वा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न आपके सामने है, तीर्थ यात्रायै इत्यस्य का विभक्ति? तीर्थ यात्रा, क्लियर। तो संस्कृत में आपका कहा गया है तीर्थ यात्रायै। तीर्थ यात्रायै में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो आपको इसमें अब रूप की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। तो इसमें रूप की आवश्यकता है। रूप यदि आपको याद होगा तीर्थ यात्रायै का तो आप आराम से टिक कर लेंगे। चलिए हम आंसर इसका बता दें आपको। 19 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर, षष्ठी नहीं होगा, समझ गए ना। पंचमी और तृतीया तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपके सामने है, गुरुग्राम इत्यत्र का विभक्ति? गुरुग्राम, माफ कीजिएगा, गुरुणाम, गुरुणाम इत्यत्र का विभक्ति? का विभक्ति अस्ति? गुरुणाम में गुरुणाम विभक्ति कौन सी होगी? गुरुणाम में कौन सी आपकी विभक्ति होगी? तो सप्तमी एक वचन होगी, बताइएगा ध्यान से। सप्तमी एक वचन होगी या फिर षष्ठी एक वचन होगी या फिर आपका षष्ठी बहुवचन होगी? तो इसमें या फिर आपका डी ऑप्शन है तृतीया बहुवचन। तो सही जवाब आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, षष्ठी बहुवचन होगी। गुरुणाम बालकाणाम, बालकाणाम में आप बालकस्य बालकयो बालका नाम आपने पढ़ा है ना, बालक का रूप। ऐसे बालक है बालको बालका एक वचन प्रथमा विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। क्लियर। और प्रथमा विभक्ति का हमने बताया द्वितीया में बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालका नाम। वही यहाँ पे गुरु नाम है और आपका उसमें क्या है षष्ठी बहुवचन में जो है यहाँ पर गुरु नाम है और वहाँ पे बालका नाम है। तो ड़ा और ना जो है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए आपके यहाँ पे षष्ठी बहुवचन होगा। इसलिए आपको रूप को भी याद करना होगा। क्लियर। हमने मात्र एक रूप आपको बताया था, लेकिन आपको इसके हिसाब से अन्य रूप भी याद करने पड़ेंगे। हमने उसको भी वहाँ पे आपको बता दिया कि ये रूप आपको याद करना है और आपकी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसी तरह आपकी एक शब्द कोई पूछ लेगा, एक नंबर आराम से आपको आराम से मिल जाएंगे। रूप को याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजसु शब्द, राजसु शब्द से मूल शब्द है अस्ति। तो राजस्व शब्द में जो है मूल शब्द क्या है? मतलब राजस्व का मूल शब्द क्या है? ध्यान से समझिएगा। राजस्व शब्द से मूल शब्द है अस्ति। तो राजस्व शब्द में मूल शब्द है वो कौन सा है? अब आपको बताना है। राजस्व का मतलब क्या होता है? राजा होता है या फिर राज होता है या फिर राजन होता है या फिर राजस होता है? तो राजस्व में जो है अब आपको यहाँ पे फंसाएगा।
अब आप लोगों ने राजस वहाँ लिखा है तो राजस्व लिखा है तो यहाँ राजस हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका इसमें आपका क्या सही हो जाएगा राजस्व में, बताइए। चलिए हम बता दें आपको। आप अक्सर करके जो टीवी सीरियल देखते होंगे, जो भक्ति सीरियल आते हैं, महाकाल का, हर हर महादेव, तमाम सीरियल्स आते हैं ना, उसमें देखिए राजस्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आपको एक बात और बता दें, हमेशा कोई ना कोई सीरियल ऐसे ऐसे शब्दों को उसमें समावेश किया जाता है, डाला जाता है, जो हमारे आपकी लाइफ में वो चीज़ आपकी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अब देखिए, जो आपको ओम नमः शिवाय का जो सीरियल आता है, उसमें भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। उसका मतलब होता है राजन। समझ गए ना भैया। 21वें का आपका सी सही है। कभी भी आप जब भी कुछ भी देखें तो एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से और उसको आराम से समझते चलिएगा, क्योंकि आपकी जहाँ पर आप सोच नहीं सकते वहाँ पर आपका वो प्रश्न बन जाता है। कभी कभार आपकी किताब से ना देकर आपके लोकाचार, आपके व्यवहारिक नॉलेज को जो है टटोलने के लिए डाल देता है शब्द। तो यही चीज़ है। अब वहाँ वो सीरियल आप देखते होंगे तो आपको वहाँ पे इसको पकड़ने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना भैया हमारी बात को। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने। यशः इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। यश शब्द में कौन सी विभक्ति है? यश शब्द में कौन सी विभक्ति है, बताइए। आप फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए 22 का हम बता दें। षष्ठी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रथमा होगा? बिल्कुल प्रथमा ही होगा भैया। बी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर। जैसे आप यश का यदि आप पढ़ेंगे रूप, तो उसमें प्रथमा विभक्ति में यश शब्द, यशः का शब्द आपको मिल जाएगा। यदि आप रूप को पढ़ेंगे यश का, तब आपको ये चीज़ मिल जाएगा। यदि बुक में नहीं दिया है तो आप नेट से डाउनलोड करिए। ऐसे ऐसे आपके शब्द मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। एक शब्द कोई पूछ लेगा, यदि रूप नहीं याद होगा तो भैया फंस जाएंगे आप। क्लियर। ध्यान से हमारी बात को समझते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यश में आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मम इत्यस्य का विभक्ति। मम इत्यस्य का विभक्ति, इसमें बताइए मम शब्द में जो है कौन सी विभक्ति समाहित है। क्लियर। तो इसमें आपका, चलिए हम बताते हैं आपको। प्रथमा विभक्ति बिल्कुल नहीं। षष्ठी विभक्ति आपका सही है भैया। इसमें मम में आपका षष्ठी विभक्ति होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भैया देखो, हम आपको बार बार टोक रहे हैं कि विभक्ति, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, सभी को आप एक सीरियल से सीक्वेंस से आप उसको याद करिएगा। तभी आप ऐसे शब्दों को आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आप गलत कर देंगे। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो है रूप को याद करिए। 1 नंबर या 2 नंबर हमेशा विभक्ति से या लकार से आपसे पूछ लिया जाता है, हर साल आता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर पर। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति। तो इसमें आपको बताना है सर्व शब्द का जो है पुल्लिंग में बहुवचन रूप क्या होगा। चलिए आप बताइए फटाफट, इसका आंसर हमें दीजिएगा आप। चलिए हम बताते हैं। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है सर्वा, बिल्कुल गलत है। और उसके बाद है बी आपका सर्वाणी। क्लियर। बी आपका सर्वाणी, ये भी गलत है। सर्वे, ये आपका सही आंसर है। सर्वम गलत है। तो चलिए हम आपको इसके रूप को बता दें कि कैसे आपका सर्वे सही हो गया। इसमें पूछा क्या है, पहले आप प्रश्न देखिए। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति। सर्व शब्द का पुल्लिंग में बहुवचन रूप होगा। रूप है, अस्ति का मतलब होता है। क्लियर।
तो हम बता दें इसको, इसके रूप को सर्व का। तो प्रथमा में क्या होगा, सर्वाः सर्वौ सर्वे, सर्वाः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वा। अब बताइए ये कहाँ पर पड़ा। जी हाँ, ये जो है आपका प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में ये शब्द का प्रयोग आया है। क्लियर। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिए। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं भैया प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे सर्व शब्द का मतलब पूछ रहा है कि जो है बहुवचन में इसका रूप क्या होगा। तो ये हमने आपसे बताया प्रथमा विभक्ति में सर्वाः सर्वौ सर्वे, सर्वाः सर्वौ सर्वे। क्लियर। तो ये जो है आपका सर्व का जो है बहुवचन में क्या हो जाएगा, सर्वे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका प्राप्नोति इत्यत्र क्रियायाः लकारः अस्ति। प्राप्नोति इत्यत्र क्रियायाः लकारः अस्ति। प्राप्नोति में जो है किस लकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका प्राप धातु का प्रयोग किया गया है, या प्रप धातु का प्रयोग किया गया है, या फिर आपका प्रपन धातु है, या फिर आप धातु है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा भैया, बताइए। फिर से प्रश्न देख लीजिए। प्राप्नोति इत्यत्र क्रियाया लकार अस्ति। प्राप्नोत शब्द में इसमें कौन सा लकार है ये आपको बताना है। तो चलिए हम बता दें, 25 का सही आंसर आपका होगा आप धातु, ये आपका सही है। क्लियर। डी ऑप्शन प्राप्नोत में आपका कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, तो आप धातु का प्रयोग किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर आपका संख्या प्रश्न है 26। अपालयत इत्यत्र लकार अस्ति। अपालयत शब्द में कौन सा लकार है। अपालयत शब्द में कौन सा लकार है। अब आपको ये पहचानना है कि ये किस में है। ये लट लकार है कि लंग लकार है कि लोट लकार है कि विधिलिंग है, किस लकार में है। तो पहले आपको ये शब्द पहचानना होगा कि ये लकार जो है किस लकार में ये आएगा। चलिए हम बताते हैं, ये आपका लंग लकार में आएगा। लंग लकार का मतलब क्या होगा, भूतकाल। भैया समझ रहे हैं ना। तो प्रश्न आप फिर से देख लीजिए। 26 नंबर पर आपका अपालयत इत्यत्र लकार है अस्ति। तो अपालयत शब्द में किस लकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। समझ गए ना। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर धातुओं का जो है अध्ययन करना पड़ेगा आपको, तभी आपको इसका जवाब आप दे सकते हैं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको पढ़ते चलिए। नंबर 27 पर आपका है प्रश्न, क्या कह रहा है, अस्ति इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। अस्ति शब्द में जो है अस्ति पद में लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे। लंग लकार का मतलब क्या होता है, भूतकाल। तो भूतकाल में अब आपको परिवर्तन करना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका क्या होगा भैया, बताना आप। प्रश्न फिर से देख लीजिए। अस्ति इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। तो अस्ति शब्द को लंग लकार में आपको परिवर्तन करना है, तो क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए हम बता दें आपको, इसका सही जवाब होगा आसीत। लंग लकार में जब लंग लकार का रूप पढ़ेंगे अस्ति का, तो उसमें आपका क्या होगा, आसीत आएगा। देख लीजिए जो जो हम बता रहे हैं, यदि आपको नहीं आ रहा है तो इन रूपों को आप अपने बुक के माध्यम से या फिर नेट के माध्यम से ढूंढ लीजिएगा। तो जो कोई चीज़ आप सर्च करते हो, ढूंढते हो, उसके लिए आप लालायित रहते हो, उस प्रश्न के बारे में आप जिज्ञासा रखेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। ये हमारी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और आप उस चीज़ को सीखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये निर्गत शब्द है ना, तो ये गलती हो गई थोड़ी सी। निर्गता है यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे गा पे जो है ऊपर वाला रा जो है आपका होना चाहिए, तो निर्गता। क्लियर। तो ये होना चाहिए तापी जो है ये ऊपर वाला रा नहीं होना चाहिए, ये इसको रेफ रा बोलते हैं। क्लियर। निर्गता इत्यत्र कह उपसर्ग है। निर्गत शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? भैया हमने उपसर्ग को भी आपसे चर्चा की थी। उपसर्ग के बारे में आप जाकर पुनः उसको पढ़िए, या नहीं पढ़ना है तो आप बुक के माध्यम से नेट पर सर्च करके ढूंढिए और पढ़िए। एक एक प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है ये आपको इसमें भले ना महसूस हो, लेकिन आप परीक्षा के समय आपको खुद महसूस होगी। भैया ध्यान से इसको समझते चलिए, आपसे निवेदन है। चलिए हम बताते हैं इसका ऑप्शन। निर्गत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा? 28 नंबर का प्रश्न का सही जवाब आपका डी होगा, निर उपसर्ग लगा हुआ है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका अंतिम प्रश्न आपके सामने है। ये क्या कह रहा है कि सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। वाक्य वाक्यस्याय वाच्य परिवर्तनम कुरुते, मतलब वह घर जाता है, इस वाक्य में आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसको भाववाच्य में हमको चेंज करना है। क्लियर। तो भाववाच्य में आपका क्या होगा? तो इसको जब हम चेंज करेंगे वाच्य परिवर्तन में, तो इसका सही जवाब आपका होगा, सह का हम तृतीया में लेके जाएंगे तो सह का क्या होगा? सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई। तो सह तौते तम तेतान तेन। अब आपका क्या है यहाँ पे? सह का हम परिवर्तन किए तो तेन बन गया। गृहम ये द्वितीया में ही रहेगा, और गच्छत का जब हम आत्मनेपद में हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका जो हो जाएगा गम्यते। तो इसका सही जवाब आपके सामने है, तीन गृहम गम्यते। तो सह गृहम गच्छत का आपका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो तीन गृहम गम्यते हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमो नमः।